नई नई शादी हुई थी। शादी होते ही उसके पति विवेक को ऑफिस के काम से विदेश जाना पड़ता है। ससुराल में बिना पति के नैना के दिन कैसे कटते हैं, चलिए देखते हैं। नैना विवेक के गले लगकर रोने लगती है। विवेक, आपके बिना मैं यहाँ कैसे रहूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नैना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। घर में सब है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। माँ, पापा, निकिता, ये लोग तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हाँ भाभी, भैया नहीं होंगे तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। मुझे अपनी ननद नहीं सहेली समझना। नैना बहू, हम तुझे बेटी बनाकर रखेंगे, तू चिंता क्यों करती है। जितनी जल्दी हो सके विवेक तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। तब तक तुम हमारी बेटी बनकर रहना नैना बहू। देखा नैना, सब लोग तुम्हारी कितनी फिक्र करते हैं। तुम बेवजह रो रही थी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। विवेक विदेश चला जाता है। नैना अपने ससुराल में रहने लगती है। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सबने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। सास जो सुबह के 7 बजे तक नैना को सोता देख कुछ नहीं कहती थी, वो एक दिन अचानक सुबह 5 बजे ही उसे जगाने लगती है। नैना, सुबह के 5 बज गए हैं, अभी तक सो रही है। निकिता को कॉलेज जाना है, उसे लंच पैक करके कौन देगा। सास ससुर को चाय नाश्ता भी देना होता है कि नहीं, इतना भी नहीं सिखाया मायके वालों ने। माँ जी, आप सुबह सुबह मेरे मायके वालों को क्यों दोष दे रही हैं? आप मुझसे कह देती कि कल से 5 बजे उठना है, मैं अपने आप उठ जाती। अच्छा, तो ये भी अब कहना पड़ेगा। बहुत दिन हो गए, ससुराल में आराम फरमा लिया, अब चल उठ और काम पर लग जा। नैना को अपनी सास सुषमा का अचानक ये बदला बदला सा रूप बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उससे भी अजीब लगा जब उसने देखा कि ननद और ससुर भी उसके साथ बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। ससुर ने चाय थूकते हुए कहा, नैना बहू, ये तुमने आज कैसी चाय बनाई है? ना इसमें दूध है और ना ही शक्कर। बाबूजी, मैं तो रोज ऐसी ही चाय बनाती हूँ, लेकिन आज आपने ऐसा पहली बार कहा है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ओफो भाभी, आपको एग रोल बनाना नहीं आता तो क्या देती, मैं कॉलेज की कैंटीन में कुछ खा लेती। इस एग रोल में ना तो सॉस और ना वेजिटेबल्स। वो क्या है ना कि निकिता, आज सब्जियां खत्म हो गई थी। सब्जियां खत्म हो गई थी तो बाजार जाकर ले आती। माँ जी, सब्जियां लेने बाजार जाती तो चाय नाश्ते में देर हो जाती। ये सब बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। जा जाके बाजार से ताजी ताजी सब्जी लेकर आ और दिन का खाना बना। माँ जी, पहले मैं नाश्ता कर लूं? सास ससुर ने अभी खाया नहीं और तुझे पहले ही भूख लग गई। घर में पहले बड़े खाते हैं फिर छोटे। हमें नाश्ता देकर बाजार चली जा, वहां से आकर नाश्ता करना। नैना सास ससुर को नाश्ता देती है, फिर बाजार जाने लगती है। माँ जी, सब्जी लाने के लिए पैसे? वैसे माँ बाप ने कुछ देकर नहीं भेजा क्या? नैना को गुस्सा आ जाता है। माँ जी, आप बात बात पर मेरे माता पिता को क्यों ताने मारती हैं? मेरे माता पिता ने ससुराल का राशन लाने के लिए मुझे पैसे नहीं दिए। सास से जबान लड़ाती है, नीच औरत। सुषमा ने नैना को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मम्मी, इसे थप्पड़ मारने से अच्छा है कि इससे कहो अपने बाप से पैसे मांग कर लाए और सब्जी खरीदे, तब इसे पता चलेगा। जाके अपने बाप से पैसे मांग और आज तू घर का सारा राशन खरीद कर लाएगी। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। कहाँ तो सास ससुर ने बेटी बनाकर रखने की बात कही थी और कहाँ कुछ ही दिनों में सारी बातें हवा हो गईं। नैना बाजार चली गई और सब्जी के साथ साथ राशन खरीद कर ले आई। अब कैसे ले आई सारा राशन? एक ही थप्पड़ में सारी अकल ठिकाने आ गई ना। अब जल्दी से खाना बना दे, और हाँ सुन, घर की सफाई भी तुझे करनी है। लेकिन माँ जी, उसके लिए तो विमला आती है ना। विमला उनकी काम वाली बाई का नाम है। विमला को मैंने काम से निकाल दिया है, अब घर का सारा काम तू करेगी। लेकिन माँ जी। लेकिन क्या? हाँ, सारा दिन महारानी बनकर पलंग तोड़ेगी, काम करती रहेगी तो शरीर चलता रहेगा, नहीं तो किसी काम की नहीं रहेगी। नैना रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। उसके बाद वो घर की साफ सफाई करती है। सारे काम खत्म करके वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। तभी सुषमा वहाँ आती है। महारानी यहाँ आराम फरमा रही हैं, चल उठ, ये कपड़े धो दे। मम्मी जी, मैं बहुत थक गई हूँ, ये कपड़े कल धो दूंगी। नहीं, ये कपड़े अभी धुलने हैं, कपड़े धोएगी तो सारा आलस दूर हो जाएगा। नैना कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते वो बहुत थक जाती है। माँ जी, हम एक वॉशिंग मशीन तो ले सकते हैं ना? अरे, अपने बाप को कह देती, दहेज में एक वॉशिंग मशीन दे देता। कपड़े हाथ से नहीं धोने हैं तो मायके से वॉशिंग मशीन मंगवा ले। ससुराल वालों का अचानक बदला हुआ व्यवहार नैना की समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद नैना के घर पर एक वॉशिंग मशीन की ऑनलाइन डिलीवरी हुई
तो ससुर कमल ने ताना मारा। तो मायके से वॉशिंग मशीन मंगवा लिया। कोई ना, घर के बाकी काम भी तो इसे ही करने हैं। बर्तन भी धोने का मन ना हो तो डिश वॉशर भी मंगवा लेना। नैना ने अपने सास ससुर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन नैना खुश थी कि अब हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। नैना ने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए। दूसरे दिन निकिता नैना के पास आई और जोर से बोलने लगी, क्या भाभी, आपने किस बात का बदला लिया है मुझसे? क्या हुआ निकिता? मेरे सफेद कुर्ते पर अपनी साड़ी का कलर लगा दिया। वॉशिंग मशीन में एक साथ कपड़े धोगी तो यही होगा ना? लेकिन आपको तो अपने आराम की पड़ी है। किसी के कपड़े खराब होते हैं तो उससे आपको क्या? कितना महंगा कुर्ता लिया था मैंने, सत्यानाश कर दिया। सुन नैना बहू, अब से रंगीन कपड़े तो हाथ से धोएगी। बेचारी नैना ससुराल वालों की डिमांड पूरी करते करते थक जाती। न तो उसे खाने पीने का समय मिलता और न सोने का। नैना बहुत कमजोर होती जा रही थी। एक बार की बात है, निकिता ने आकर नैना से कहा, भाभी, कल मेरे कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार कर देना, और हाँ, वो सभी रात का डिनर करके जाएंगे। दूसरे दिन नैना निकिता के दोस्तों के लिए नाश्ता और खाना तैयार करने लगती है। नैना ने काफी सारे व्यंजन बनाए थे। निकिता के दोस्तों में कुछ लड़के भी थे। वे सब नैना को देखकर गंदी गंदी बातें करने लगे। निकिता, तेरी भाभी तो बहुत सुंदर है। तेरे भैया भी यहाँ नहीं रहते, कहीं इनका किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं? हाँ निकिता, पता कर ले, कहीं शादी से पहले तेरी भाभी का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं, वरना बिना पति के इतनी सुंदर लड़की कैसे रह सकती है? घर के काम से बाहर जाती होगी, वहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाती होगी। ये सब सुनकर निकिता के मन में भी नैना के लिए शक पैदा होने लगा। दोस्तों के जाने के बाद उसने सुषमा को ये बात बताई। हाय राम, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। कहीं हमारी बहू सच में बदचलन तो नहीं? अब तो सुषमा, निकिता और कमल हाथ धोकर नैना के पीछे पड़ गए और उससे कहने लगे कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताए। कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शादी से पहले भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। दिन भर फोन से चिपकी रहती है, फोन पर छिप छिप कर बातें करती होगी। पापा, मैं तो कहती हूँ भाभी से उनका फोन ही छीन लो। ना रहेगा फोन और ना करेगी आशिकी। निकिता ठीक कह रही है, वरना तो ये एक दिन हमारे खानदान की नाक कटवा देगी। ससुर कमल नैना से उसका फोन छीन लेते हैं। नैना विवेक से भी बात नहीं कर पा रही थी। विवेक कई बार नैना को फोन करता, लेकिन फोन तो कमल के पास था। सुषमा, विवेक कई दिनों से नैना को फोन कर रहा है, मैं उससे क्या कहूँ? एक काम करते हैं, नैना को घर से निकाल देते हैं और विवेक से कह देंगे कि अपने आशिक के साथ भाग गई। ठीक है। और दूसरे दिन तीनों मिलकर नैना को घर से निकाल देते हैं। लेकिन माँ जी, मेरा कसूर क्या है? तू एक बदचलन औरत है। पति के बिना औरत बदचलन होती है। नैना रोती हुई अपने मायके आ जाती है। उधर कमल विवेक को फोन पर कह देता है कि नैना घर से भाग गई है। ये सुनते ही विवेक दूसरे ही दिन विदेश से वापस आ जाता है। विवेक बेटा, तू आ गया। हमने नैना को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। बोली कि वो किसी और से प्यार करती है। बस करो माँ, कितना झूठ बोलोगे आप लोग। नैना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने सोचा था कि मेरे जाने के बाद तुम लोग उसका ख्याल रखोगे, लेकिन तुम लोगों ने उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो वॉशिंग मशीन भी मैंने ही ऑनलाइन ऑर्डर की थी। उस दिन निकिता के दोस्तों ने उसे भड़काया और तुम लोग उनके कहने पर आ गए और नैना को घर से निकाल दिया। मैं नैना को लेकर हमेशा के लिए विदेश जा रहा हूँ, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। ऐसा मत बोल बेटे, हमें छोड़कर मत जा। हमें माफ कर दो भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निकिता, ये मत भूलो कि एक दिन तुम भी किसी की बहू बनोगी। अगर तुम्हारे साथ भी ये सब होगा तो तुम पर क्या गुजरेगी? विवेक नाराज होकर सीधा वहाँ से नैना के मायके जाता है। चलो नैना, मैंने तुम्हारा टिकट भी करवा लिया है। आज रात की फ्लाइट से ही हमें विदेश जाना है। वहाँ हम अपना आशियाना बनाएंगे, वहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उसी रात की फ्लाइट से नैना विवेक के साथ विदेश चली जाती है। श्याम एक गरीब लड़का था। उसकी शादी एक अमीर लड़की सिमरन से हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक हादसे में सिमरन की मौत हो जाती है और मजबूरीवश श्याम को एक गरीब लड़की माला से शादी करनी पड़ती है। श्याम माला से सौतेला व्यवहार करने लगता है। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए गरीब सौतेली बीवी। श्याम कॉलेज में क्लास के अंदर बैठा हुआ था, तभी क्लास में एक बेहद खूबसूरत लड़की सिमरन आती है। देखने में वो काफी अमीर लग रही थी।
श्याम की नजर जब सिमरन पर पड़ती है तो वो उसे दिल दे बैठता है। सिमरन श्याम के बगल में आकर बैठ जाती है। क्लास शुरू हो जाती है और टीचर पढ़ाने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद श्याम सिमरन से दोस्ती करने की कोशिश करता है। हाय, मैं श्याम। लगता है आप इस कॉलेज में नई आई है। हाँ, कल ही मैंने एडमिशन लिया है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कैंटीन चलें, एक कप कॉफी हो जाए। ओके, चलते हैं। श्याम और सिमरन दोनों कैंटीन जाते हैं और कॉफी पीने लगते हैं। दोनों खूब सारी बातें करते हैं। सिमरन को भी श्याम से बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है। दोनों हरदम एक साथ रहते। समय गुजरता चला गया। 1 साल, 2 साल और 3 साल बीत गए। श्याम और सिमरन की पढ़ाई अब पूरी हो गई थी। कॉलेज का फेयरवेल था। उस दिन श्याम ने सोचा, आज के बाद मैं और सिमरन हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे, लेकिन मैं सिमरन से दूर नहीं रह सकता। क्यों ना आज सिमरन से दिल की बात कह दूं। सिमरन भी श्याम के लिए कुछ ऐसा ही सोच रही थी। श्याम ने देखा कि सिमरन उसी की तरफ आ रही थी। सिमरन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ श्याम, अब मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। पहले तुम कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह एक अमीर पिता की संतान नहीं हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। क्या ऐसे में तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? अमीर और गरीब कुछ नहीं होता श्याम, बस 2 लोगों के बीच में प्यार होना चाहिए। और मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए क्यों नहीं मानेंगे? बल्कि वो तो मान चुके हैं। मैंने माँ और बाबा को तुम्हारे बारे में बता दिया है। वो हमारी शादी जल्दी करवा देंगे। इकलौती संतान होने के नाते पिताजी का सारा बिजनेस मेरा है, जिसे शादी के बाद तुम संभालोगे। ये सुनकर श्याम बहुत खुश हो जाता है। वो गांव में रह रहे अपने पिता बंसी को भूल जाता है और सिमरन से शादी कर लेता है। श्याम की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसी थी। श्याम के पिता बंसी ने ही उसे पाला और पढ़ाया। शादी के बाद श्याम अपने ससुर का बिजनेस संभालने लगता है और अमीरों वाली जिंदगी जीने लगता है। इधर गांव में श्याम के पिता बंसी एक खेतीहर थे। बंसी काफी बीमार रहने लगे थे। अब उनसे खेतीबाड़ी का काम नहीं हो पाता था और खेती करना छोड़ चुके थे। बंसी का दोस्त रघु बंसी का ध्यान रखा करता। रघु की बेटी माला बंसी को खाना खिलाती और उनकी दवाइयों का ध्यान रखती। लक्स बॉडी वॉश, इसमें है खास फूलों के तत्व। ये दे खुशबू 12 घंटों तक, बनाए अपने नहाने को और भी बेहतर। ट्राई करें लक्स बॉडी वॉश। बंसी काका, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो माला बेटिया? तू तो मेरे लिए कितना करती है बेटी। श्याम तो शहर जाकर मुझे भूल गया। तू और रघु नहीं होते तो मैं मर ही गया होता। ऐसा मत कहो काका, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। खीर पूरी खाओ, इसके बाद मैं तुम्हें दवाई खिला दूंगी। माला की देखरेख में बंसी की तबीयत में काफी सुधार आ जाता है और बंसी ठीक हो जाता है। लेकिन एक दिन दिल का दौरा पड़ने के कारण रघु की मौत हो जाती है। मरने से पहले बंसी रघु से वादा करता है कि वो माला की शादी श्याम से करवा देगा। बंसी, मेरी बेटी माला का ख्याल रखना। इसका तुम्हारे अलावा अब कोई नहीं है। तू चिंता मत कर रघु, मैं शहर जाकर श्याम को ढूंढूंगा। नालायक जहाँ भी छिपा होगा उसे ढूंढकर माला की शादी उससे करवाऊंगा। माला अब मेरी बहू बनेगी। कुछ देर बाद रघु की मौत हो जाती है। रघु के जाने के बाद बंसी माला को लेकर शहर आ जाता है और श्याम को ढूंढने लगता है। इधर श्याम अपनी अमीर पत्नी सिमरन के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। दोनों अक्सर पार्टियों में जाते, आउटिंग करते। श्याम का शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। एक दिन, अरे सिमरन, जल्दी करो, हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी आई। सिमरन भागी भागी सीढ़ियां उतरने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और सिमरन सीढ़ियों से गिर जाती है। सिमरन के सिर पर गहरी चोट लग जाती है। उसके सिर से खून बहता देख श्याम जल्दी से उसे अस्पताल ले जाता है। चोट गहरी होने के कारण इनके दिमाग की नस फट गई है। हम आपकी पत्नी को बचा नहीं सके। सिमरन श्याम को छोड़कर जा चुकी थी। श्याम के लिए ये बहुत गहरा सदमा था। सिमरन का अंतिम संस्कार करने के बाद श्याम काफी दिनों तक काम पर नहीं गया। लेकिन एक दिन उसके ऑफिस से फोन आया और श्याम ऑफिस जाने के लिए अपनी कार से बाहर आया। उसकी गाड़ी रेड लाइट पर खड़ी थी। तभी रेड लाइट पर खड़ी बंसी और माला ने श्याम को देख लिया। बंसी दौड़कर श्याम के पास आया और उसकी कार की खिड़की खटखटाते हुए बोला, श्याम बेटा, खिड़की खोल। अपने पिता को सामने देखकर श्याम ने उन्हें और माला को कार में बिठा लिया और उन्हें अपने ऑफिस ले गया।
ऑफिस में। श्याम बेटा, तू तो भूल ही गया कि तेरा एक बाप भी है। नहीं बाबा, दरअसल मैं यह नौकरी की उलझन में फंस गया था। लेकिन आपके साथ ये कौन है? इसे नहीं पहचानता? ये माला है, रघु की बेटी। बचपन में तू इसके साथ ही खेला करता था। पिछले महीने रघु की मौत हो गई। मैंने रघु से वादा किया था कि माला की शादी तुझसे करवाऊंगा। क्या? नहीं पिताजी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने रघु से वादा किया है, तुझे माला से शादी करनी ही पड़ेगी। माला गरीब थी, इसलिए श्याम उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन बंसी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ता है। बंसी एक मंदिर में माला और श्याम की शादी करवा देता है। जब श्याम के ससुर को इस बात की खबर लगती है, जब मेरी बेटी सिमरन ही नहीं रही और तुमने गंवार से शादी कर ली, तो इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। तो वो उसे घर से निकाल देते हैं और श्याम की नौकरी भी चली जाती है। श्याम की अमीरी एक झटके में खत्म हो गई थी। उसे बंसी और माला के साथ गांव वापस आना पड़ता है। इन सब से श्याम काफी गुस्से में रहने लगा था। उसे गांव आकर खेती बाड़ी करनी पड़ती है। माला को तो वो फूटी आंख भी नहीं पसंद करता था। श्याम खेत पर जा रहा था, तभी माला ने पीछे से उसे आवाज दी। सुनिए जी, श्याम ने चिढ़कर कहा। कितनी बार कहा है कि पीछे से आवाज मत दिया करो। अब क्या बात है? आपके लिए डब्बे में खाना रख दिया है, इसे लेकर जाइए और समय पर खाना खा लीजिएगा। तुम मेरे खाने की चिंता मत करो। तुम्हारी वजह से मुझे शहर से गांव आना पड़ा। अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया करो। श्याम माला के हाथ का बना खाना जानवरों को खिला देता और खुद बाहर होटलों में खाना खाया करता। श्याम जब तक शाम को घर नहीं आता, माला उसके इंतजार में दरवाजे पर खड़ी रहती, लेकिन श्याम उसे अनदेखा किया करता था। माला जितनी उसकी फिक्र करती, श्याम उतना ही उसे नजरअंदाज करता था। बंसी ने श्याम को समझाने की कोशिश की, लेकिन श्याम के समझ में कुछ नहीं आता था। उसे तो अभी भी अपनी अमीर बीवी सिमरन और शहर की अमीरी याद आती थी। श्याम बेटा, क्या बात है? मैं देख रहा हूँ कि तू माला से ठीक से बात भी नहीं करता। बचपन में तो तू इसके बिना नहीं रह पाता था। बचपन की बात और थी बाबा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं माला से प्यार भी नहीं करता। माला बहुत गरीब है। मुझे गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी। माला की वजह से शहर छूट गया। देख श्याम, शहर की चकाचौंध देखकर तू गांव की सादगी को भूल गया है। लेकिन ये मत भूल कि तू इसी गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा है। इस गांव की मिट्टी से तेरी जिंदगी जुड़ी हुई है। जब तू मुझे छोड़कर शहर में रंग रलियां मना रहा था, तब माला ने ही मेरी देखभाल की थी। बंसी की बात सुनकर श्याम नाराज हो जाता है और घर से बाहर चला जाता है। रात हो चुकी थी। श्याम अंधेरे में झाड़ियों के पास बैठा था, तभी न जाने कहां से एक सांप वहां आ जाता है और उसने श्याम को डस लिया। श्याम जोर की चीख मारकर बेहोश हो जाता है। श्याम की आवाज सुनकर माला और बंसी भागकर वहां आते हैं। माला ने श्याम का चेहरा देखा। बाबूजी, इनका चेहरा पीला पड़ गया है। इन्हें सांप ने काट लिया है। क्या? श्याम, श्याम, आंखें खोल मेरे बच्चे। बाबूजी आप परेशान मत होइए, मुझे सांप का जहर निकालना आता है। माला ने श्याम के पैर से चूसकर सांप का जहर निकाल दिया और वहां पर जड़ी बूटी लगा दी। उस समय वहां गांव वालों की भीड़ लग गई थी। थोड़ी देर के बाद श्याम को होश आ जाता है, लेकिन माला बेहोश हो जाती है। तभी एक ग्रामीण वैद्य जी को बुला कर लाता है।